हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके। और फिजिक्स में हम आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है फिजिक्स के बारे में। बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को है ही है, और जितना नॉलेज है उतना सफिशिएंट है आपका। अभी आज हम फिजिक्स का पहला पार्ट जो आपका है मैकेनिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जनरली हम लोग जो फिजिक्स आपके जो सिलेबस में जो होता है उसमें ये ब्रांचेस होती हैं। पहली होती है मैकेनिक्स, सेकंड होती है थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं आप। तीसरी होती है आपकी ऑप्टिक्स, चौथी होती है आपकी वेव, फिफ्थ होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और लास्ट या सिक्स्थ कह लीजिए आपकी होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम मैकेनिक्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम मैकेनिक्स से शुरुआत करते हैं और अपना चैप्टर नंबर 1 यानी कि पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लेते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन ओनली। इन वन डायमेंशन ओनली, इसका हम लोग मतलब आगे भी 2 और 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन। ओके। तो पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं, पार्टिकल। आखिर पार्टिकल क्यों लिखा हमने, पार्टिकल। तो नाम सुनते ही आप लोगों को लगा होगा पार्टिकल मीन्स बहुत माइन्यूट सा ऑब्जेक्ट। ओके। बट माइन्यूट जो वर्ड है यानी जो पार्टिकल जिस रेफरेंस में लिया जा रहा है उसको भी हम लोग अपने रेफरेंस फ्रेम यानी कि जर्नल व्यू जो होता है उससे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? जैसे इस पूरा बोर्ड का अगर आप एरिया ले लें तो उसमें से ये हमने जो पॉइंट बनाया ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल का काम कर सकता है। ठीक है। आपको लगेगा जैसे पूरे बोर्ड के एरिया के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है ये एक पार्टिकल का काम कर रहा है। जैसे आप एक पूरे प्लेग्राउंड को देखें, प्लेग्राउंड को, तो प्लेग्राउंड में अगर जो फुटबॉल रखी होती है वो आपको एक पार्टिकल लग सकता है प्लेग्राउंड के रिस्पेक्ट। समझ में आया? पूरे स्काई को आप अगर देखें तो वहाँ जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन यूं तो बहुत बड़ा होता है, ऐसे ही होता है ना। जो पूरा जो एरोप्लेन है वो आपको पूरे स्काई में एक पार्टिकल लग सकता है। आप समझोगे कि एक पार्टिकल जैसा फील कराता है पूरे स्काई के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली एक कंट्री के रिस्पेक्ट में एक जो बड़ी सी बिल्डिंग होती है, अगर बहुत बड़ा कंट्री ले लो जैसे अपना इंडिया है,
तो उसमें एक जो बहुत सी टावर, एक कोई बिल्डिंग है, तो वो भी आपको एक पार्टिकल जैसा ही फील कराएगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में, पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में एक छोटा मोटा जो माउंटेन है वो भी एक पार्टिकल जैसा लगता है। इस यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो यूनिवर्स में अपना जो अर्थ है, जो पूरा जो अपना यूनिवर्स है, उसमें अपना अर्थ भी एक पार्टिकल जैसा लगता है। मतलब माइन्यूट है, उसके कंपैरिजन में वो बहुत माइन्यूट है। यूनिवर्स का स्केल बहुत ज़्यादा है, अर्थ का स्केल कम है। भले ही अर्थ का जो रेडियस है वो करीब 6400 किलोमीटर है, लेकिन अगर पूरा यूनिवर्स देखें तो उसके रिस्पेक्ट में अपना अर्थ भी एक पार्टिकल है। तो जनरली हम लोग पार्टिकल ट्रीट करते हैं बॉडी को, बॉडी के जो बहुत सी बॉडी होती हैं उनके मोशन में हम लोग पार्टिकल मान के चलते हैं कि वो बॉडी एक पार्टिकल के रूप में काम कर रही है। वो पार्टिकल जैसा वर्क तो कर रही है, लेकिन पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल अगर हम ट्रीट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये बहुत बड़ी बॉडी है और हमको इसको एक पार्टिकल जैसा ट्रीट करना है, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होता है। वो आप क्या है, आप आगे पढ़ोगे। तो वो जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि उस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, वो जो पॉइंट है, उसी को हम पूरी बॉडी को एक पार्टिकल जैसा मान सकते हैं कि वो पूरी बॉडी उस सेंटर ऑफ मास में है और उस पॉइंट पर उस बॉडी का टोटल मास रखा हुआ है। जैसे ये एक इतना बड़ा स्क्वायर कट, एक लकड़ी का एक कट पीस है ना, एक ब्लॉक है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, बिल्कुल मिडिल में। और मान लो कि पूरा ये जो एज्यूम करो कि पूरा ये जो मास है ब्लॉक का वो है m किलोग्राम, तो हम पूरे ब्लॉक को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर सकते हैं और इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि ये पूरा मास m रखा हुआ है। तो पूरी बॉडी को हमने इग्नोर कर दिया और पूरी बॉडी को हमने एक पार्टिकल मान लिया। वो पार्टिकल इस पोजीशन पर है, बिल्कुल ये पोजीशन है, और वहाँ पर इसका इस पूरे ब्लॉक का मास रखा हुआ है। अब हम इसको मिटा देंगे। ऐसे देखो, पूरा ब्लॉक गायब। ये जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन था बिल्कुल मिडिल में, वहाँ हमने मान लिया कि पूरे ब्लॉक का वेट रखा हुआ है, पूरा मास वहीं पर है। तो ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं। जैसे कोई कार जा रही है, अब हम पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में कार को एक पार्टिकल मानते हैं, तो कार जा रही है तो मानते हैं कि कार का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पूरे कार का मास कंसंट्रेट है, वहीं पर कंसंट्रेटेड है पूरे कार का मास। तो उस कार को हम एज ए पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि देखने में बड़ा है, लेकिन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आपको उसको एक पार्टिकल एज्यूम करना है, तो क्या करो कि उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पर उठा के उसका टोटल मास रख दो। तो उस पॉइंट पर जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है, वो पॉइंट पूरे ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकल का काम करेगा, लेकिन ऐसा मानेंगे कि उस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर पूरी बॉडी का या पूरे ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेटेड है। ओके, तो पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं हमने आपको बताया। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं पार्टिकल तो नहीं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पार्टिकल ट्रीट करना चाहें तो मेरे सेंटर ऑफ मास जहाँ पर मिले वहाँ पे हमारा पूरे बॉडी का मास एज्यूम कर लीजिए कि वहीं पर है। यानी मान लो ये यहाँ पे है तो यहीं पे इस पॉइंट पे सारा मास एज्यूम कर लीजिए। मैं 64 किलो का हूँ, 64 kg, तो मेरा 64 kg मास आप एक मेरे सेंटर ऑफ पॉइंट जो मास है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट, वहाँ पे आप रख सकते हैं और मुझे एज ए पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं।
तो डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट ही होते हैं, पार्टिकल नहीं होते हैं। जैसे कोई कार जा रही है, कोई बाइक जा रही है, या कोई आदमी जा रहा है, तो इनको हम लोग एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे इन आवर प्रॉब्लम्स, भले ही वो पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट पार्टिकल का है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। अब आते हैं मोशन पे। यहाँ हम लोग अभी लीनियर मोशन देखेंगे। लीनियर मोशन, लीनियर मीन्स नॉट रोटेशन, रोटेशन नहीं, लीनियर लाइन में मोशन। तो मोशन के बारे में अगर आपको आपको थोड़ा क्लियर करते हैं कि मोशन के भी कैसे गेम हैं। देखिए, अगर आप पार्किंग में खड़े हो, किसी मैदान में कह सकते हो, आप फील्ड पे खड़े हैं और फील्ड पे एक कार खड़ी है, तो आपको लगेगा कि ये कार मूव नहीं कर रही है। आप फील्ड में खड़े हैं या किसी पार्किंग में खड़े हैं, आपने अपनी कार देखी और कार को देखी तो कार भी वहीं पर खड़ी है, आप भी खड़े हैं, तो आपको लगेगा कि कार मूव नहीं कर रही है, क्योंकि हम भी अर्थ पे खड़े हैं और वो कार भी अभी अर्थ ही पे खड़ी है। तो हमारे व्यू से वो कार स्टेशनरी है, मतलब वो कार मोशन में नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप अर्थ पे आइए, थोड़ा आपको समझा देते हैं, बाकी आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जब आप कभी आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरम पढ़ेंगे या, है ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अभी उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो जैसे मैं क्या बोला था, जैसे हम फील्ड पे खड़े हैं और उसी फील्ड पे एक कार खड़ी है, किसी मैदान में हम भी खड़े, कार खड़ी है, तो हमको लगेगा कि कार स्टेशनरी पोजीशन में है, मतलब मूव नहीं कर रही है। हम भी खड़े हैं, क्योंकि हमको स्टेशनरी इसलिए वो फील हो रही है क्योंकि जिस अर्थ पे हम खड़े हैं उसी अर्थ पे कार भी खड़ी है। अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों लोग एक ही पोजीशन में हैं। जरा आप ये अर्थ ऐसे है ना, अर्थ की ये एक्सिस है और हम लोग, अर्थ ऐसे गोल गोल होती है तो हम लोग आउटर साइड में होते हैं। आपने अर्थ को देखा है ना, अर्थ गोल होती है, लेकिन अर्थ में जो भी जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो बिल्कुल आउटर में रहते हैं, सरफेस पे। ऐसे ये देखो, ये मान लो अर्थ है तो हम लोग सरफेस पे रहते हैं, ये एक्सिस है अर्थ की। ठीक है, और ऐसे 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 घूमती रहती, तो ये एक्सिस है। अब हम जरा सेंटर पे आते हैं, मतलब बिल्कुल मिडिल में। मिडिल में आते हैं तो जरा यहाँ से अगर आप यहाँ पर बैठ के देखोगे ना, तो अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है, तो आपको लगेगा कि आपका जो सरफेस है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, चारों तरफ राउंड मार रहा है, ये अर्थ घूम रही है। और अर्थ का मान लो, और अर्थ की जो पेरिफेरल स्पीड है करीब 800 से 900 माइल पर आवर होती है, या ज़्यादा भी, समझिए इतनी तेज उसका जो रोटेशन स्पीड है, इतना तेज है, मतलब एक सुपर जेट के इक्वल अर्थ का जो ये सरफेस है, ये इस पर कोई पॉइंट जो है वो इतने स्पीड से घूमता है। हम लोग अर्थ ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर बने हैं, वरना हम लोग देखा जाए तो अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में इतनी तेज़ी से हम मूव कर रहे हैं। तो अगर हम अर्थ के सेंटर से देखते हैं तो हमारी जो कार है, जिसको हम अभी फील्ड पर स्टेशनरी देख रहे थे, मैदान पे खड़े होकर जिसको हम सोच रहे थे कि ये मूव नहीं कर रही, अगर हम अर्थ के सेंटर से देखेंगे ना, तो वो करीब इतनी स्पीड से मूव कर रही है चारों तरफ, और इसके साथ हम भी।
हम भी मूव कर रहे हैं उसी के साथ, क्योंकि हम भी मैदान में खड़े हैं। लेकिन हम जब कार को देखते हैं तो हमको लगता है कार स्टेशनरी है, कार नहीं मूव कर रही है। और वही हम अर्थ के सेंटर से खड़े होकर देखेंगे तो कार हमें दिखेगी नहीं, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, इतने माइल पर आवर की स्पीड से, सन से बिल्कुल भन 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 भन। तो डिपेंड करता है कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है, हम कहाँ से देख रहे हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं। जैसे आप एक साइकिल से आप जा रहे हैं और बगल में आपका दोस्त जा रहा है, दोनों की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि ज़्यादा ही लिख दिया, इतनी कभी साइकिल से तेज चलती नहीं है, कहाँ चलती हो भाई। तो अगर हम इस जगह से इसको देखें तो हमको लगेगा कि मेरा दोस्त मेरे बगल में केवल स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि आप दोनों की स्पीड सेम है। थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड अगर 30 कर दी जाए तो बगल वाला आपको दोस्त लगेगा कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे आपको जाता हुआ मिलेगा। हालांकि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ पे खड़े होकर देखें, रोड पे खड़े होकर देखें, तो ये मेरा जो दोस्त है, आपका या मेरा, किसी का भी हो सकता है, तो जो दोस्त है ना, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। लेकिन अगर हम उसके बगल में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साइकिल चलाएं तो हमको लगेगा कि मेरा दोस्त केवल ओनली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है ओनली, है ना। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये मान के चलेंगे कि हम भी अर्थ पे हैं और वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। और उस फिक्स्ड पॉइंट से को हम थोड़ी देर के लिए जनरली मानते हैं ओरिजिन, उसको ऐसे ही बोलते हैं ओरिजिन। और ये मतलब ये मानते हैं कि हम उसी फ्रेम में हैं जिस फ्रेम में मोशन हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे अर्थ पे हम भी खड़े हैं और अर्थ पे कोई कार जा रही है, तो इसी अर्थ से हम कार को देखते हैं तो हमको लगेगा कि वो जिस स्पीड से जा रही है वही उसकी स्पीड है। हालांकि मैंने पहले ही बोला कि अगर हम अर्थ के सरफेस को छोड़ के उस अर्थ के सेंटर से देखेंगे तो उसी कार की स्पीड माय गॉड 900 माइल पर आवर हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था मोशन का, कि मोशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, समझ में आया। मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो मतलब रिलेटिविस्टिक होता है, मतलब हम उसको जहाँ से देखते हैं हमको वैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम करने वाले नहीं हैं, बस हम जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो हमने आपको दो चीज़ें समझाई कि किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कैसे ट्रीट करते हैं प्रॉब्लम्स में, और मोशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ओके। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। ना समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लीजिए वापस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अब हम अपने बेसिक चीज़ों की ओर चलते हैं। तो पहली बेसिक चीज़, हम लोग मोशन में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन, हमको वन डायमेंशन मतलब वन डायमेंशन यानी सिंगल डायमेंशन की ओर किसी पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है उसको हमें स्टडी करना है। और इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। जनरली काइनेमेटिक्स एक वर्ड होता है फिजिक्स में, जहाँ पे हम केवल मूवमेंट यानी मोशन, किसी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट चेक करते हैं, ओनली मूवमेंट, मतलब उसका मोशन चेक करते हैं, उस पर फोर्स लग रहे हैं ये सब चेक नहीं करते, ओनली उनका मूवमेंट कह लो, मोशन कह लो, उसकी वेलोसिटी कह लो,
उसकी पोजीशन कह लो, मतलब वो किस तरह से मोशन कर रहा है, किस पोजीशन पर टाइम के साथ कैसे कैसे मूव कर रहा है, बस हम इसकी स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स। तो अभी एक तरह से हम यहाँ जो ये लिखा हुआ है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मीन्स हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। जब तक फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारी जो फिजिक्स है, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक्स है, वो काइनेमेटिक्स रहती है। जैसे ही उसमें फोर्स वगैरह का भी स्टडी हम लोग करने लगते हैं तो वो काइनेमेटिक्स से बदल जाती है काइनेटिक्स में। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। फिजिक्स के टू पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स नहीं, मैकेनिक्स के टू पार्ट होते हैं, मैकेनिक्स के टू पार्ट होते हैं, एक काइनेमेटिक्स, एक काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में केवल ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट चेक करते हैं, उसकी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन, टाइम के साथ कितना वेरी होता है उसकी वेलोसिटी, ये सब चेक करते हैं। और काइनेटिक्स में हम उसके साथ कितने फोर्स लग रहे हैं, क्या और कितना टॉर्क लग रहा है, ये सब भी चेक करते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी आप आगे स्टडी करेंगे, फिलहाल मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया। तो अब हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। कॉन्सेप्ट कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ एनी बॉडी कह सकते हो, पोजीशन। तो मैंने पहले ही कहा कि चलो थोड़ा सा पोजीशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे मैंने पोजीशन भी वही है कि हम कहाँ से कहाँ मतलब किस रेफरेंस से किस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पोजीशन उस पर डिपेंड करती है। जैसे ये आपका सन हुआ, और मान लो ये आपका वीनस है, और ये आपका अर्थ है, और ये आपका जुपिटर है। ठीक है, ये आपका अर्थ सन है, बीच में हम सोलर सिस्टम में आते हैं। हमको अर्थ का पोजीशन निकालना है। तो अगर हम सन से देखें तो सन बताएगा कि अर्थ का पोजीशन ये है, मतलब इस डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस पर। हमारी जो अर्थ है वो सन बोलेगा। सन में अगर हम लोग सन के सेंटर से देखते हैं तो इस टाइम पे जब अर्थ यहाँ पे है तो सन बोलेगा कि सन से जब हम देखेंगे तो हमको लगेगा, हमको फील होगा कि जो अर्थ है उसकी वो इस डायरेक्शन में है और इतनी डिस्टेंस पे है, ये इसकी पोजीशन है। सेम टाइम में अगर हम वीनस से ऑब्जर्व करें, वीनस एक प्लेनेट है, तो वीनस से ऑब्जर्व करें तो हमको लगेगा कि नहीं अर्थ इस डायरेक्शन में है और इतनी डिस्टेंस पे है। अगर हम जुपिटर से ऑब्जर्व करें तो हमको लगेगा नहीं अर्थ इस डायरेक्शन में है और उसकी डिस्टेंस ये है। तो मतलब किसी पार्टिकल का या किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन भी है वो भी रिलेटिविस्टिक है, ओके, जनरली। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या हम लोग जो ये स्टडी करेंगे उसमें हम लोग ऐसे रिलेटिविस्टिक पर नहीं जाएंगे। हम लोग बिल्कुल ये मान चलेंगे कि जिस फ्रेम में हम हैं उसी फ्रेम में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हम भी अर्थ पर हैं और अर्थ पर ही हमें कोई ऑब्जेक्ट का मोशन जज करना है, उसकी पोजीशन जज करनी है। तो हमने इसके पहले एक वेक्टर मैकेनिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। तो वेक्टर मैकेनिक्स इसीलिए बनाया था कि आप लोग ढंग से उसको पढ़ें, तो आपको किसी बॉडी का पोजीशन, उसकी रिलेटिविटी, इस सब के बारे में मैंने समझाया है। तो वो जब आप लोगों को जब वेक्टर अच्छे से आ जाएगा तो आपको ये बहुत आसान लगेगा ना। पोजीशन निकालने के लिए वेक्टर का नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है, तो आप लोग थोड़ा वेक्टर का नॉलेज गेन कीजिए।
मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, पूरी प्ले लिस्ट, सॉरी, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो पोजीशन यही है कि पोजीशन भी रिलेटिविस्टिक होती है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ से देख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वही ओरिजिन एक पॉइंट ले लेते हैं कि जिस फ्रेम में हम हैं उसी फ्रेम में हमारा ओरिजिन भी है, यानी हम जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी उसी फ्रेम में है। यानी अगर हम अर्थ पर हैं तो हम अर्थ पर ही किसी कार का मूवमेंट चेक कर रहे हैं, किसी बॉडी का मूवमेंट चेक कर रहे हैं, किसी मतलब अर्थ पे ही हैं। तो सेम रेफरेंस फ्रेम में जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम कह देते हैं ओरिजिन। याद रखिए, ठीक है। जनरली ओरिजिन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हम लोग जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो पोजीशन भी आप समझ गए, पोजीशन डायरेक्शनल होती है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन हमको बताना है तो हमको दो चीज़ें चाहिए कि कितनी डिस्टेंस पे है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको हम वेक्टर से ज़्यादा अच्छे से दिखा पाते हैं। वेक्टर मीन्स मान लो जैसे कोई ये पॉइंट P है और ये कोई कार है और हम यहाँ वहाँ से कुछ दूरी से देख रहे हैं, तो ये OP जो वेक्टर होगा, OP वेक्टर, यही उस कार P की पोजीशन होगी। हम यहाँ से देख रहे हैं ओरिजिन से, जहाँ से हम देखते हैं उसी को हम ओरिजिन बोल देते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमको पता चल गया कि इस कार का पोजीशन जो है वो OP वेक्टर है। OP वेक्टर मीन्स ये डायरेक्शन जो भी है वो डायरेक्शन भी बताता है वेक्टर कि हाँ ये डायरेक्शन में है। और OP डिस्टेंस, OP डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे है और कितनी कौन सी डायरेक्शन में। तो थोड़ा बहुत अगर आपको वेक्टर का अगर नॉलेज रहेगा तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो मैंने जो प्लेलिस्ट जो बनाई है वेक्टर की, आप उसको बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। उसको आप स्टडी करें ताकि आपको मज़ा आए फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिन, यहाँ नहीं लिखने हैं, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से भी यहाँ खड़े हैं और अगर सड़क पर हम किसी कार को देख रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है और हम वहाँ पर देख रहे हैं। तो जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं जनरली उसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो मान लो कि इस बोर्ड पे ये एक बोर्ड है और उस बोर्ड को हम ये बोर्ड एक प्लेन है तो उसको हम एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में दिखा सकते हैं कि बोर्ड की ये डायरेक्शन एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है। हम यहाँ पर हैं ओरिजिन पर, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक पार्टिकल है P जो कि पहले एक पार्टिकल है जो कि पहले यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इधर ये 2 मीटर गया, 20 सेंटीमीटर कह सकते हो,
ये 30 सेंटीमीटर गया, ये 40 सेंटीमीटर गया, और ये 60 सेंटीमीटर आया, और इस तरह से ये मूवमेंट करता हुआ पार्टिकल, ये जो पार्टिकल P था ये फाइनली इस पॉइंट पे आ गया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो इसका था A, फिर ये B पे पहुंचा, फिर C पे पहुंचा, फिर D पे पहुंचा, और ये E पे पहुंचा। ये सब सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और पोजीशन को दिखाते हैं वेक्टर टर्म में। बोल चुके हैं कि किसी भी पोजीशन को वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये पार्टिकल था पहले ए पर था, फिर बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, ई पर आया। तो हमको बीच में कहाँ गया हमसे मतलब नहीं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली वो ई पर गया पी से स्टार्ट होके, तो हम इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे ना, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो आया, अगर आप फिगर में देखें तो ये पॉइंट जब P से चल के लास्ट में E पर आया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ PE वेक्टर। या आप कह सकते हो कि फाइनल पोजीशन क्या थी? E। हम देख कहाँ से रहे? O से, तो OE वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OE वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ऐसे भी आप जैसे अगर आपने वेक्टर को अच्छे से पढ़ा तो आपको और मजा आएगा ये सब पढ़ने में। तो डिस्प्लेसमेंट इस दौरान टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा PE, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो इतना हुआ। तो जितनी डिस्टेंस है ये उस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, और फाइनली उस डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो ये हमें वैल्यू भी देता है, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, वैल्यू उसकी, और प्लस डायरेक्शन भी। बिना डायरेक्शन के आप डिस्प्लेसमेंट जज नहीं कर सकते। अब लेकिन डिस्टेंस एक अलग चीज़ है। अगर कोई पूछे कि टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी चली, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं ऐड होती है, डिस्टेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल ऐड होता है। यानी वो P से चला तो 20 चला सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर चला, फिर 40 चला, और फिर 60 चला, यानी कि टोटल 150 सेंटीमीटर मूव किया। बस P से चला और जब E पर पहुंचा तो उसने 150 सेंटीमीटर मूव किया, यानी डिस्टेंस हमारी है 150 सेंटीमीटर। उसको मतलब नहीं है कि आप किस पोजीशन पर पहुंचे, उससे मतलब नहीं है। वो टोटल आप कितना मूव किए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही बताता है डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखिए तो डिस्प्लेसमेंट बताता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाला लाइन। जैसे P से जब E पर पहुंचा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो चला है केवल P लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है ये उसकी लेंथ हुई, और ये डायरेक्शन। बस P वैल्यू देता है कि मतलब टोटल डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल की दूरी, यानी P, और ये डायरेक्शन P डायरेक्शन में। बस डिस्टेंस अलग चीज़ है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, टोटल मूवमेंट कितना हुआ वो चेक करते हैं। और अगर मान लो ये पार्टिकल
ऐसा ही था ना अभी, देखो ये पी से शुरू हुआ था, ई पर आया था, और मान लो ये पार्टिकल वापस पी पर चला जाता ऐसे, तब क्या होता, ये मान लो इधर 55 के अराउंड और चलता और ये यहाँ मिल जाता, अंदाजे से हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, वापस पी पर आ जाता, तो टोटल आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता आपका 0। कैसे? फाइनल पोजीशन पी ही है, यानी यही पोजीशन है पी, ओ से हम देख रहे थे ना, तो पी पोजीशन थी उसकी, तो ओ पी और माइनस इनिशियल शुरुआत में भी पी थी, पी से चला पी पर ही आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, डायरेक्शन है अभी, मतलब वो अभी भी बता रहा है कि इसी पॉइंट पे है, तो 0 वेक्टर आता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ हमारा 55 और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 205 सेंटीमीटर। देखिए डिस्टेंस आपका 250 आया, 205 सेंटीमीटर आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दिखाता है कि जो पार्टिकल है टोटल, जो जब मूवमेंट हो रहा होता है पार्टिकल का, तो वो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन दोनों मिला के बनता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस हैज नो डायमेंशन, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, सो इट इज ओनली ए स्केलर क्वांटिटी। दोनों में अंतर है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। वर्सेस मीन्स दोनों में हमको अंतर बताना था आपको। तो आगे चलते हैं, समझ में आया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से थोड़ा फ्लो में आते हैं हम लोग, है ना। आज जितना समझाया है उतना समझ लीजिए आप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।